विजय संकल्प हमारा, अनतक अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। पुरातन देश हमारा मानव का आदर्श रहा, मानव का आदर्श रहा। संस्कृति का पावन मंगल रव कोटि कंठ से नित्य बहा। जय मातृभूमि बंधुओं, मेरे महान भारत राष्ट्र के समस्त भाइयों और बहनों, जय मातृभूमि, जय माँ भारती, वंदे मातरम। आइए आज़ादी के उत्सव पर कुछ बातें करते हैं। सर्वप्रथम मैं इस महान राष्ट्र के मेरे सभी भाइयों और बहनों को भारतीय स्वाधीनता की 73वीं वर्षगांठ की अनंत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं। हमारा ये आज़ादी का उत्सव अनादिकाल तक इसी प्रकार से चलता रहे, ऐसी शुभकामना व्यक्त करने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि हमारी स्वतंत्रता सदा अक्षुण्य बनी रहे। इस देश की हवाओं का प्रवाह कोई गतिरोध बाधित नहीं कर पाए। कल कल करके बहती हुई इस देश की नदियों की निर्बाध धारा बहती रहे। इस देश के पर्वतों के उतुंग शृंग सदैव व्योम को छूते रहें। इस देश की वसुंधरा अनादिकाल तक स्वाधीनता के भाव को अपने हृदय के अंदर समाहित करके रखे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपको भारतीय स्वाधीनता दिवस की बधाई देता हूं। और ये बधाई हो भी क्यों नहीं, आखिरकार इस स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने, महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। प्राणों का मूल्य चुकाकर प्राप्त की गई स्वतंत्रता का मूल्य भी यदि हम नहीं जान पाएं तो फिर शायद हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार भी नहीं रह जाता है। तो आइए मित्रों, आज आपको इस स्वतंत्रता के उत्सव पर प्राणी जगत का एक सत्य उद्घाटित करते हुए बताना चाहता हूं कि सृष्टि के इस प्रकृति के समस्त जीव जंतुओं को अपनी स्वतंत्रता, अपनी संप्रभुता प्यारी होती है। संपूर्ण प्राणी जगत ये चाहता है कि उसकी संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता अक्षुण्य बनी रहे, यही कामना करता है और इसी कामना के साथ वो इस मुक्त गगन में ऊंची परवाज भरने की अभिलाषा रखता है। लेकिन इस स्वतंत्रता, इस संप्रभुता की कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, जिनका निषेध करने पर इसका हनन होना प्रारंभ हो जाता है। और जब स्वतंत्रता का हनन होता है तो पराधीनता की बेड़ियां वापस जकड़ लेती है। और इन मर्यादाओं में जो प्रमुख मर्यादा है वह है स्वयं को शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनाना। यदि आप बलहीन हैं, आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, आप शक्तिशाली नहीं हैं, तो आपको कभी भी कोई भी आकर के पराभूत कर सकता है। ऐसी स्थिति में आप स्वतंत्र रहने की कल्पना नहीं करें। स्वयं को शक्तिशाली और बलवान बनाने के लिए आपको अपने अंदर स्वाभिमान पैदा करना होगा, अपने अंदर आत्मनिर्भरता के भाव पैदा करने होंगे। शरीर और मस्तिष्क से अपने आप को पुष्ट करने के लिए आपको ज्ञानवान होना पड़ेगा।
आपको नीतिवान होना पड़ेगा, आपको चरित्रवान होना पड़ेगा। ये सारे गुण जब एक राष्ट्र के नागरिक के अंदर आने लग जाते हैं तो उस राष्ट्र की स्वतंत्रता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके प्रमुख गुणों में दूसरा गुण होता है मित्रों कि राष्ट्र के प्रति अगाध निष्ठा का भाव। यदि हम हमारे राष्ट्र के प्रति अगाध निष्ठा, देशभक्ति का भाव नहीं रख पाते हैं तो आप कुछ सोच सकते हैं कि वहाँ पर गद्दारों की परंपरा पल्लवित होने लग जाती है और उस राष्ट्र की स्वतंत्रता को छिन्न भिन्न होने में कितना समय लगता है। और तीसरा जो प्रमुख भाव होता है अपने आप को संगठित रखने का। हम कितने ही बलवान हो, कितने ही ज्ञानवान हो, कितने ही सामर्थ्यवान हो, मगर हम विखंडित हैं, संगठित नहीं हैं तो कोई भी बाह्य शक्ति आकर के हमारे को पराभूत कर सकती है। 2700 वर्ष पुराना इतिहास उठा करके देख लो मित्रों। सिंध प्रांत के राजा दाहर सेन पर हुआ आक्रमण, अरब के खलीफाओं के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो प्रारंभ हुआ था आक्रमणों का सिलसिला, वो अनवरत चलता रहा और उनकी सफलता के पीछे जो एकमात्र कारण था वो कारण यही था हमारा संगठित नहीं होना। हम शक्तिशाली थे, हम संप्रभु थे, हम ज्ञानवान थे, हमारे अंदर समस्त क्षमताएं विद्यमान थी, मगर हम संगठित नहीं थे। इस कारण से हमारी स्वतंत्रता हमारे से दूर होती चली गई और बाह्य आक्रांताओं ने इस धरती को पदाक्रांत करते हुए यहाँ पर अपनी शासन सत्ताएं स्थापित कर दी। बंधुओं, इसके प्रमुख गुणों में एक गुण और जो प्रमुख है वो ये है कि हम दूसरों की संप्रभुता और स्वतंत्रता का उतना ही आदर करना सीखें जितना हम स्वयं की संप्रभुता और स्वतंत्रता का चाहते हैं। यदि हम दूसरे की स्वतंत्रता का मूल्य नहीं समझ पाए तो हम हमारी स्वयं की स्वतंत्रता का मूल्य क्या समझेंगे। हम दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करेंगे तो हमारी स्वतंत्रता हमेशा अक्षुण्ण बनी रहेगी। बंधु, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता, किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता कैसे बनी रह सकती है। आज मैं आप लोगों से कुछ अलग हट करके कुछ अलग तथ्यों पर बात करना चाहता हूँ। इन तथ्यों पर बात करने का दुस्साहस हर कोई वक्ता नहीं कर सकता। आज देश के विभिन्न मंचों पर, विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न अधिकारियों, नेताओं के द्वारा, जिम्मेदार लोगों के द्वारा वक्तव्य दिए जा रहे होंगे, स्वाधीनता दिवस की बधाइयाँ संप्रेषित की जा रही होगी, मगर इस सत्य को उद्घाटित करने का साहस बहुत कम लोग कर पा रहे होंगे। एक राष्ट्र के अंदर उसकी संप्रभुता को स्थायित्व देने के लिए बहुत आवश्यक है कि एक राष्ट्र, एक पंथ, एक भाषा और एक संस्कृति की अवधारणा होना चाहिए। एक राष्ट्र, एक भाषा, एक पंथ, एक संस्कृति की अवधारणा से राष्ट्र एक सूत्र में पिरोया जा सकता है और जो राष्ट्र एक सूत्र के अंदर रहता है वो संगठित राष्ट्र होता है। उसकी शक्ति के सामने दूसरा राष्ट्र आकर के ठहर नहीं सकता। मगर यहाँ पर जब आज हम वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टिपात करते हैं तो विश्व बंधुत्व की भावना जो हमारे भारत ने संपूर्ण विश्व को दी है, तो वो समस्त प्रकार की संस्कृतियों का, समस्त प्रकार के पंथों का, समस्त प्रकार की विचारधाराओं का सम्मान करता हुआ उसे अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करता है। और हो भी क्यों नहीं, जहाँ एक राष्ट्र के अंदर अनेक पंथ होते हैं, अनेक भाषाएँ होती है, अनेक विचारधाराएँ होती है, तो वो राष्ट्र एक विभिन्न फूलों से पल्लवित फुलवारी की भांति सुगंध और सुवासित प्रसारित करता हुआ नजर आता है। वो विभिन्नता का आस्वादन देती हुई सुगंध व सौरभ निर्माण के नए आयाम स्थापित करती है। लेकिन जब यही विभिन्नता सत्ता प्राप्ति का माध्यम बन जाती है और सत्ता प्राप्ति के माध्यम के रूप में प्रयोग होने लगती है तो राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा बन जाती है। इसलिए परम आवश्यक है मित्रों कि इस विभिन्नता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक भाषा के नियंत्रण की नितांत आवश्यकता होती है। विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न पंथ, विभिन्न विचारधाराएं किसी भी धरती पर, किसी भी राष्ट्र के ऊपर पल्लवित हों, मगर उन्हें एक सूत्र में, राष्ट्र की संस्कृति के सूत्र में बंध करके रहना आवश्यक है। तब ही जाकर के वो नियंत्रित होकर के एक संगठित भाव पैदा कर सकती है। बिना राष्ट्रीय अनुशासन के आबद्ध विभिन्न विचारधाराएं स्वच्छंदता की अनुगामी होकर एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाती है, उस पर प्रहार करने लगती है। आज हमारी स्वाधीनता, हमारी स्वतंत्रता प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो गई है, लेकिन प्रकृति के तुलनात्मक विश्लेषण पर हम दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि हमारा राष्ट्र राष्ट्रीय प्रगति के रूप में उन राष्ट्रों से, विश्व के उन देशों से बहुत पीछे है जो हमारे बाद में स्वतंत्र हुए थे। और इसके पीछे कारण क्या है, इसकी पृष्ठभूमि का यदि हम अवलोकन करेंगे तो हम पाएंगे
कि विगत 7 दशकों में हमारे राजनीतिक नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण की दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। और ये अभाव होने के पीछे जो एकमात्र कारण रहा है वो कारण रहा है कि राजनीति की इच्छा शक्ति राष्ट्र निर्माण नहीं, केवल मात्र सत्ता सुखोपभोग की रही है और उसका दुष्परिणाम इस राष्ट्र को उठाना पड़ा है। कहने का दुस्साहस कर रहा हूं मित्रों कि प्रकृति के समस्त वरदानों से परिपूर्ण ये देश विकास की दौड़ में पिछड़ा तो क्यों पिछड़ा, उसका कारण क्या रहा? उसके कारण में हम पाएंगे कि फिरंगियों द्वारा काम में ली गई फूट डालो और राज करो की राजनीति आज भी इस देश के अंदर विद्यमान है। हमारे राजनीतिक दल, हमारी राजनीतिक शक्तियां इस राष्ट्र की उन्नति और विकास के स्थान पर सत्ता प्राप्ति और सत्ता पर यानी कि स्थायित्व रूप से अपने आप को काबिज करने के प्रयासों में ही लगे रहते हैं। और यही कारण है कि हमारा राष्ट्र उन राष्ट्रों से बहुत पीछे है जो हमारे बाद में स्वतंत्र हुए थे। अन्यथा किस किस चीज का इस राष्ट्र के अंदर अभाव है? कौन सा ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो यहाँ विद्यमान नहीं है? आप देखेंगे कि हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यहाँ की धरती उन संसाधनों का संपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाने के कारण ही पिछड़ रही है। हम निर्यात में इतने सक्षम नहीं हो रहे हैं, आयात की ओर हमारा झुकाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो फिर यह हमारी प्रगति को दर्शाता है क्या? हम अगर निर्यात में सक्षम हो जाएंगे तो मानेंगे कि राष्ट्र अपने आप में आत्मनिर्भर होकर के सक्षम हो गया है। बंधुओं, किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्रता के बाद संगठित भारत बनाकर, जिस राष्ट्र को स्वतंत्रता के बाद संगठित भारत बनकर आत्मनिर्भरता के शिखर को छूना था, वहां भारत की राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण जाति, पाति, प्रांत, पंथ, भाषा आदि के भेदों में विभाजित होकर के रह गया है। सांप्रदायिकता की विद्वेषता की ज्वालाओं ने जिसे स्वतंत्रता के साथ ही घोर विभाजन की त्रासदी दी थी, वो आज भी विकराल रूप में इस देश के अंदर विद्यमान है। और हमारे देश के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अंग्रेजों ने जाते जाते इस देश को संप्रदाय के नाम पर बांट करके यहाँ पर एक ऐसी विभाजन रेखा खींच दी जो आज भी दिलों को नहीं जोड़ने दे रही है। वो रेखा आज भी यहाँ पर सांप्रदायिक विद्वेष के वातावरण को बनाए हुए हैं और हम लोग हाथ से हाथ मिला करके इस राष्ट्र के निर्माण का संकल्प नहीं ले पा रहे हैं। जिस देश को संसाधनों के दोहन के साथ विकास के उच्च शिखर को छूना था, जिसे देश की तरुणाई का निर्माण में उपयोग करना था, उस देश के अंदर उन्मादित भाव से विनाश और विध्वंस के पृष्ठ लिखे जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां किसी राष्ट्र के कल्याण का मार्ग नहीं दिखाती है। बंधुओं, क्या इसी प्रकार के भारत की कल्पना लेकर हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदानों से स्वतंत्रता के बीज को सींचा था, अपना रक्त देकर के उसे पल्लवित किया था कि स्वतंत्रता का पल्लवित वृक्ष अपने चारों तरफ विष बेलों से आबद्ध होकर के विषयुक्त फल देने लग जाएगा और वह विषयुक्त फल भारत की संस्कृति का विनाश करने लग जाएंगे? क्या इसीलिए वो जवानियां फांसी के फंदों पर झूल गई थी कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारत देश में निराशा और अवसाद के वातावरण में आकर के यहाँ के प्रजाजन उन्हीं फांसी के फंदों को अपनी जीवन लीला समाप्त करने का माध्यम बना लेंगे? क्या इसीलिए उन हुतात्माओं ने अपने सीनों पर गोलियां खाई थी कि स्वतंत्रता के बाद यही गोलियां हम आपस में एक दूसरों के सीनों पर चलाएंगे? बाल, अबाल, वृद्ध, युवा और यहाँ तक कि नारी शक्ति ने भी इस देश की स्वतंत्रता की सौगात देने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी थी और आज हम आपस में ही एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बने हुए हैं। बंधुओं, ये स्थितियां किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए उचित नहीं होती है। आइए हम चर्चा करते हैं कि ये परिस्थितियां क्यों बन रही है। इन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भी वही राजनीतिक कारण नजर आते हैं जिन्हें केवल मात्र सत्ता का स्पर्श करना है, वो कभी भी राष्ट्र के उत्कर्ष की बात नहीं कर सकते। ऐसी राजनीतिक शक्तियों को यहाँ पर विद्यमान देख करके स्वर्गलोक में विद्यमान वो हुतात्माओं की आत्माएं खून के आंसू रो रही होंगी कि क्या हमने इसी प्रकार के भारत राष्ट्र की कल्पना की थी? क्या हमारे सपनों का भारत ऐसा ही था? क्या नहीं है इस देश के अंदर विद्यमान? पूरे विश्व में ऐसी वसुंधरा आपको देखने के नहीं मिलेगी जहां पर प्राकृतिक सौम्यता और खनिज संपदा के अपार भंडार भरे पड़े हैं। शस्य श्यामला इस धरती पर धन धान्य की कोई कमी नहीं है। उस धरती पर कमी है तो केवल मात्र एक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण हम आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन हमारी स्वार्थ लिप्सा, शोषण की प्रवृत्ति,
शोषण की मनोवृत्ति, भ्रष्टाचार, धर्मांधता और व्यभिचारी मनोविकारों ने स्वर्ग से सुंदर इस धरा को दग्ध कर दिया है, विदग्ध कर दिया है। हमें प्राप्त स्वतंत्रता अति स्वच्छंदता बन गई है। हमारे अंदर राष्ट्रीयता के भाव तिरोहित होने लग गए हैं, और जहां प्रजाजनों के अंदर, राष्ट्रजनों के अंदर राष्ट्रीयता के भाव नहीं रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो राष्ट्र कितने समय तक राष्ट्र बन करके रह सकता है। उसके टुकड़े होने में समय नहीं लगेगा। भौतिक विलास ने इस धरा पर अमानुषिक प्रवृत्तियों को जन्म दे दिया है। हमारी यही अति स्वच्छंदता हमारी स्वतंत्रता पर ग्रहण बनकर के नहीं छा जाए, इसी बात का भय हमें आज सता रहा है। आप कल्पना कीजिए उन परिस्थितियों की। मैंने आपको बताया था कि जब विदेशी आक्रांता इस धरा को पदाक्रांत करने के लिए आए थे तो सब कुछ होते हुए भी केवल मात्र संगठन का अभाव होने के कारण और भौतिक विलासों में डूबे हुए राजाओं के कारण ही वो यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित कर पाने में सफल रहे, और बाद में हमारे वो भूपति उनके चरणों की वंदना करते हुए नजर आने लगे। वही स्थितियाँ कमोबेश वापस बनती जा रही है। राष्ट्र में हम दृष्टिपात करेंगे, जगह जगह धधकती हुई ज्वालाएं, जगह जगह विरोध के स्वर, देश के विरोध में नारे, ये सब क्या दर्शा रहे हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं या स्वच्छंद हो गए हैं? हमारी ये स्वच्छंदता हमारी स्वतंत्रता पर ग्रहण बन करके आने वाली है। समय रहते अगर भारत ने सावचेत होकर के इस परिस्थिति का सामना नहीं किया, स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा करने का अपना दृढ़ संकल्प नहीं दोहराया, राष्ट्रीय अनुशासन को अंगीकार नहीं किया, तो तय मानिए कि आने वाली पीढ़ी हमें कभी क्षमा नहीं करेगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी स्वाधीन भारत को नहीं पराधीन भारत को देखेगी। तो आइए इस स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में हम सब संकल्प लें हमारी स्वाधीनता को, हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने का, और कृतज्ञ भाव से प्रणाम निवेदन करें उन हुतात्मा, उन बलिदान, उन क्रांतिकारियों के प्रति जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के हमें इतना स्वतंत्र राष्ट्र प्रदान किया। अगर उन लोगों ने बलिदान नहीं दिया होता तो आज हम किस स्थिति में होते, इसकी कल्पना आप कर कर के देखिए, तो हमें अपने आप इस स्वतंत्रता का मूल्य समझ में आ जाएगा। स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है। किसी कवि ने कहा था उस समय के क्रांतिकारियों के लिए कि स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन सैया को तज कंटक पथ पर जाता है, कि सकल मोह ममता को तज कर माता जिसको प्यारी है, देश प्रेम के लिए राज्य तज जो बन चुका भिखारी है। ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करें, और आज की इस राजनीतिक शक्तियों से भी हम अपने राष्ट्र को बचाने का प्रयास करें जो राष्ट्र तोड़ने का प्रयास कर रही है। हम देख रहे हैं आए दिन के समाचार पत्रों में छपने वाले समाचार हमें कहीं न कहीं आहत करते हुए जा रहे हैं कि इस देश के अंदर आखिर में ऐसा हो क्या रहा है। बंधुओं, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी भी राष्ट्र को संपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए उस राष्ट्र की भाषा उसे एक सूत्र में बांध करके रखने का कार्य करती है। अगर हम हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं तो हमें हमारी राष्ट्रभाषा को बनाना होगा। दुर्भाग्य है कि इस राष्ट्र के अंदर राष्ट्रभाषा नहीं है। जिस राष्ट्र के अंदर राष्ट्रभाषा नहीं हो वहाँ पर आप किस प्रकार की स्वतंत्रता की कल्पना कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ एक और कहना चाहता हूँ, अभी हाल में हमारी केंद्रीय सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की है। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ मैं। 250 वर्षों से अधिक समय तक अंग्रेजों ने जब इस देश के ऊपर शासन किया, मगर उसके पश्चात भी उन्होंने भौतिक रूप से तो इस देश को अपना गुलाम बना लिया, मगर मानसिक रूप से जब इस देश को अपना गुलाम नहीं बना पाए तो उसका कारण खोजने के लिए उन्होंने एक आयोग बनाया लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, और लॉर्ड मैकाले को इस बात का अध्ययन करने का उत्तरदायित्व दिया गया कि आप तलाश कीजिए कि आखिरकार हिंदुस्तानी ईसाई क्यों नहीं बन रहे हैं। लॉर्ड मैकाले ने अपने अध्ययन में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें साफ लिखा कि जब तक इस देश के अंदर इस देश को प्राणवायु प्रदान करने वाली संस्कृति और संस्कृति को जिंदा रखने वाली शिक्षा पद्धति यहाँ पर विद्यमान है, तब तक भारत के लोग ईसाई नहीं बनेंगे, ये भारतीय बनकर ही रहेंगे। तब से अंग्रेजों ने यहाँ की शिक्षा पद्धति को खंडित करने का प्रयास प्रारंभ किया। उनके खंडित प्रयास 7 दशकों तक इस देश के लोगों को काले अंग्रेज बनाते रहे, और हम बड़े गर्व के साथ काले अंग्रेज बनते रहे। आप सोच सकते हैं कि यदि इसी प्रकार से काले अंग्रेजों की फसलें पैदा होती रही तो इस देश की स्वतंत्रता कितने दिनों तक रह सकती है। जिस राष्ट्र ने अपने स्वत्व को भुला दिया, अपने आत्माभिमान को भुला दिया है,
उस राष्ट्र को पराधीन होने में अधिक समय नहीं लगता है। बातें बहुत है बंधुओं, मगर एक समय की सीमा होती है, समय की बाध्यता होती है। आज अवसर है भारतीय स्वाधीनता दिवस पर आपको बधाई संप्रेषित करने का, तो ये बधाई कुछ अधूरी लगती है। इस बधाई को हम पूर्ण बधाई के रूप में कब दे पाएंगे, उस दिन की प्रतीक्षा में हम सब बैठे हुए हैं। और मैं ये उत्तरदायित्व देता हूँ हमारे कवि कुल को, ये उत्तरदायित्व इसलिए देता हूं मित्रों, क्योंकि कवि ही एक राष्ट्र की दशा को देख करके उसे दिशा प्रदान करने वाला शख्स होता है। कवि स्वयं का जीवन कभी भी नहीं जीता है, कवि हमेशा राष्ट्र का जीवन जीता है। महाकवि भूषण, महाकवि दिनकर, मैथिली शरण गुप्त के उदाहरण हमारे सामने हैं। तो मैं पुनः इस कवि कुल का आह्वान करता हूं कि आओ इस राष्ट्र जागरण के पावन यज्ञ में अपनी आहुति दो। तुम राष्ट्र के सजग प्रहरी हो, और इस सजग प्रहरी का निर्वहन किस प्रकार से तुम्हें करना है, हमें इस राष्ट्र के लोगों को ये बताना है कि आप भारतीय हो। भारतीयता का भाव पैदा करना है, और ये भाव पैदा करने में हम जिस दिन सक्षम हो जाएंगे, उस दिन भारत राष्ट्र को विश्व में श्रेष्ठ राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। 4 पंक्तियों से मैं आज के कवि कुल का आह्वान करता हूँ कि आओ इस राष्ट्र जागरण के पावन यज्ञ में अपनी आहुति दो, कि राष्ट्र की आराधना के फूल बनकर तुम चढ़ो, राष्ट्र की आराधना के फूल बनकर तुम चढ़ो, प्राण का दीपक जलाकर आंधियों से तुम लड़ो। राष्ट्र की आराधना के फूल बनकर तुम चढ़ो, प्राण का दीपक जलाकर आंधियों से तुम लड़ो। कि राष्ट्र के प्रहरी जगाने राष्ट्र की नवचेतना, राष्ट्र के प्रहरी जगाने राष्ट्र की नवचेतना। लेखनी में आग लेकर क्रांति की कविता घड़ो, लेखनी में आग लेकर क्रांति की कविता घड़ो। हे कवि कुल शिरोमणियों, आइए अपने इस उत्तरदायित्व को पहचान करके इस राष्ट्र को जगाने का प्रयास प्रारंभ कीजिए, और हम संपूर्ण स्वतंत्रता की बधाई दे सकें, ऐसी स्थिति में लेकर के आइए। और संपूर्ण स्वतंत्रता की बधाई होगी जिस दिन प्रत्येक भारतवासी संगठित भाव से एक मुट्ठी के रूप में बन करके खड़ा होगा, दुनिया के सामने सीना तान करके खड़ा होगा। तब वो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं कह करके केवल मात्र भारतीय कहेगा, अपने आप को भारतीय संस्कृति का संवाहक कहेगा। उस दिन इस राष्ट्र को संपूर्ण स्वाधीनता पर्व की बधाई देने के लिए हम तैयार रहेंगे। और मित्रों, आइए, मैं स्वभाव से मैं कवि हूँ, तो मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास अवश्य करूँगा कि स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता कहाँ से आती है, स्वतंत्रता किस प्रकार दिखाई देती है, और स्वतंत्रता की रक्षा हमें किस प्रकार करना चाहिए। और हमारी स्वतंत्रता का द्योतक, हमारा परचम, हमारा केसरिया, हमारा तिरंगा निशान जो मुक्त गगन में लहरा रहा है, इस निशान को हम सदा लहराते हुए देखते रहें। मुक्त गगन की ऊंचाइयों को ये निशान छूता रहे, ऐसी कामना करें जिसके 3 रंग आज संपूर्ण राष्ट्र के परिवेश के ऊपर छाए हुए हैं। आइए उन रंगों की आराधना करते हुए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कविता के द्वारा कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता कहाँ दिखाई देती है, स्वतंत्रता किस प्रकार आती है, और स्वतंत्रता किस प्रकार रहती है। लीजिए, पहले हम मेरे अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि उड़ रहा केसरिया महाबलशाली रंग, उड़ रहा केसरिया महाबलशाली रंग, शौर्य शक्ति वीरता का कर अनुबंध है। कि शीर सा धवल रंग बना हुआ मध्य भाग, शांति सद्भाव वाला यही उपबंध है। कि उड़ रहा केसरिया महाबलशाली रंग, शौर्य शक्ति वीरता का कर अनुबंध है। शीर सा धवल रंग बना हुआ मध्य भाग, शांति सद्भाव वाला यही उपबंध है। कि खुशहाली लिए हुए उड़ रहा हरा रंग, खुशहाली लिए हुए उड़ रहा हरा रंग, शस्य श्याम वसुधा का मानो कटिबंध है। कि विश्व में तिरंगा प्यारा उड़ रहा भारती का, विश्व में तिरंगा प्यारा उड़ रहा भारती का, तोड़ रहा गति चक्र सारे प्रतिबंध है, तोड़ रहा गति चक्र सारे प्रतिबंध है, तोड़ रहा गति चक्र सारे प्रतिबंध है। किसी समय मैंने अपने आहत कवि मन से 4 पंक्तियां लिखी थी, वो पंक्तियां आज भी प्रासंगिक है, और मैं अपने काव्य पाठ से पहले वो पंक्तियां आपको सुनाता हूं मित्रों। कि खंड खंड में देख रहा हूं फिर अखंडता भारत की। मैंने जितना उद्बोधन अब तक दिया था उनका सार इन 4 पंक्तियों में दे रहा हूं मैं। कि खंड खंड में देख रहा हूं फिर अखंडता भारत की।
आप सब भी देख रहे हैं कि भारत कितने खंडों में विभाजित होने के कगार पर खड़ा हुआ है। खंड खंड में देख रहा हूं फिर अखंडता भारत की, छिन्न भिन्न हो करके बिखरी है अभिन्नता भारत की, कि बंधन मुक्त हुई कब बोलो भारत मां जंजीरों से, अर्ध सदी से खोज रहा हूं मैं स्वतंत्रता भारत की, अर्ध सदी से खोज रहा हूं मैं स्वतंत्रता भारत की, अर्ध सदी से खोज रहा हूं मैं स्वतंत्रता भारत की। और लीजिए मित्रों, क्या है स्वतंत्रता, आपको बताने का प्रयास करता हूं कि स्वतंत्र राष्ट्र भावना, स्वतंत्र राष्ट्र चेतना, जिस छंद में मैं कविता का वाचन कर रहा हूं, यह सनातनी छंद है, यह भी हमारी स्वतंत्रता का द्योतक है। आज हमारी कविता गजलों की गुलाम हो गई है, सनातनी छंद हाशिए पर डाले जा रहे हैं, मगर जो कवि इन छंदों को जिंदा रखने का प्रयास कर रहा है वो स्वतंत्रता का सच्चा संवाहक है। ये छंद महापंडित रावण के द्वारा रचित छंद है, जिसे पंचचामर छंद कहा जाता है। जटाटवी गलज्ज्वलम प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 मन्निनादमड वर्मयम चकार चंद्र तांडवम तनोतु न शिव शिवम। इस प्रकार का जो महापंचचामर छंद है, जिसे बाद में हमारे प्रसाद जी ने हिमाद्रि तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती के आह्वान गीत द्वारा वापस पुनर्जीवित किया था। उसी छंद में मैं आपको अपनी कविता सुनाता हूं। विद्वान लोग समझने का प्रयास करें कि स्वतंत्र राष्ट्र भावना, स्वतंत्र राष्ट्र चेतना, स्वतंत्र राष्ट्र भावना, स्वतंत्र राष्ट्र चेतना, स्वतंत्र राष्ट्र भावना, स्वतंत्र राष्ट्र चेतना, स्वतंत्र संविधान की स्वतंत्र ही विवेचना, स्वतंत्र राष्ट्र भावना, स्वतंत्र राष्ट्र चेतना, स्वतंत्र संविधान की स्वतंत्र ही विवेचना, स्वतंत्र हो समीर नीर तो खिले वसुंधरा, स्वतंत्र हो समीर नीर तो खिले वसुंधरा, स्वतंत्र व्योम भी सदा रहे स्वतंत्रता भरा, स्वतंत्र व्योम भी सदा रहे स्वतंत्रता भरा, स्वतंत्र श्वास में सदा स्वतंत्रता निनाद हो, स्वतंत्र श्वास में सदा स्वतंत्रता निनाद हो, स्वतंत्र मंत्र लोक तंत्र लोक निर्विवाद हो, स्वतंत्र मंत्र लोक तंत्र लोक निर्विवाद हो, प्रसिद्ध विश्व में रहे सदा सदा अखंडता, प्रसिद्ध विश्व में रहे सदा सदा अखंडता, अनेक प्रांत पंथ की सजी हुई अभिन्नता, अनेक प्रांत पंथ की सजी हुई अभिन्नता, कि दिशा दिशा प्रमोद ही प्रमोद का निदेश हो, दिशा दिशा प्रमोद ही प्रमोद का निदेश हो, स्वतंत्र लालिमा लिए प्रभात का दिनेश हो, स्वतंत्र लालिमा लिए प्रभात का दिनेश हो, विशिष्टता रहे यही मतैक्य का प्रवाह हो, विशिष्टता रहे यही मतैक्य का प्रवाह हो, अटूट बंधु भाव का प्रभाव भी अथाह हो, अटूट बंधु भाव का प्रभाव भी अथाह हो, मिली हमें स्वतंत्रता, मिली हमें स्वतंत्रता हुतात्म क्रांति भाव से, सहेज ना इसे सदा विराट शांति भाव से, सहेज ना इसे सदा विराट शांति भाव से, गिरीश का उतुंग शीश ये कभी झुके नहीं, गिरीश का उतुंग शीश ये कभी झुके नहीं, नदीश का प्रचंड वेग भी कभी रुके नहीं, समीर की सुवास में विकास की सुगंध हो, समीर की सुवास में विकास की सुगंध हो, विधान की प्रधानता स्वदेश का प्रबंध हो, विधान की प्रधानता स्वदेश का प्रबंध हो, आराधना करें सभी विराट राष्ट्र देव की, आराधना करें सभी विराट राष्ट्र देव की, समग्र साधना करें विजीत सत्यमेव की, समग्र साधना करें विजीत सत्यमेव की, बनी रहे अनादि आदि राष्ट्र की अखंडता, बनी रहे अनादि आदि
आजादी राष्ट्र की अखंडता, अधीन हो नहीं कभी, अधीन हो नहीं कभी रशेष की स्वतंत्रता। अखंड राष्ट्रवाद का, अखंड राष्ट्रवाद का सदैव ही निनाद हो, सतर्क सैन्य शक्ति का प्रचंड शंखनाद हो, सतर्क सैन्य शक्ति का प्रचंड शंखनाद हो। सुलक्ष्य को स्वतंत्रता, सुलक्ष्य को स्वतंत्रता रहे सदा निहारती, पुकारती रहे प्रजा सुभारती, सुभारती, पुकारती रहे प्रजा सुभारती, सुभारती। प्रवीर वीर देश की उतार आज आरती, प्रवीर वीर देश की उतार आज आरती। नमामि मात भारती, 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 नमामि मात भारती। और लीजिए मित्रों, 4 पंक्तियों के साथ मैं अपना संकल्प यहाँ पर दोहराता हूँ और इस संकल्प के साथ ही मैं अपने आज के उद्बोधन को विराम दूंगा कि लड़ेंगे हम अंधेरों से, उजाले छीन लाएंगे। भारत जब एक होकर के खड़ा होगा तब ये पंक्तियाँ एक एक मुख से उद्धत होंगी कि लड़ेंगे हम अंधेरों से, उजाले छीन लाएंगे, घटाएं चीर कर सारी नया सूरज उगाएंगे, कि बसेरा उल्लुओं का अब चमन में हो नहीं सकता, बसेरा उल्लुओं का अब चमन में हो नहीं सकता। नए युग के उजालों की मशालें हम जलाएंगे, नए युग के उजालों की मशालें हम जलाएंगे, नए युग के उजालों की मशालें हम जलाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः समस्त देशवासियों को हमारे स्वाधीनता पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। कुछ कड़ी बातें मैंने कही जरूर हैं, मगर वो कड़वा सत्य है, उसे आप स्वीकार करें और विश्लेषण करने का प्रयास करें कि कवि ने इस प्रकार से क्यों कहा है। जिस दिन राष्ट्र इस विचार को कर लेगा और इसके प्रतिफल पर अनुगमन करने लग जाएगा, हमारा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।